हेलो बेटा। नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। प्यारे विद्यार्थियों, गणित में अभ्यास चल रही है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट और आज पढ़ने वाले हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एकदम अंतिम लेक्चर। आज जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं चक्रवर्ती ब्याज के, जो भी टाइप रह गए हैं, उन्हें हम कंप्लीट करने के बाद में फिर आगे कुछ और नया पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। ठीक है भैया, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन, और जो हमारी पीडीएफ चल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 55 55वां है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़े लेते हैं जी। सबसे पहले कि एक व्यक्ति कुछ धन इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में रुपये 4410। यदि चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर 5% है तो बताइए राशि का मूल्य कितना है, उस व्यक्ति ने कितने पैसे उधार लिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, बस समझ लें कॉन्सेप्ट है क्या। तो सबसे पहले हमें बताना है कि उस व्यक्ति ने कितने पैसे उधार लिए। बिल्कुल बताएंगे जी, इस व्यक्ति ने कितनी धनराशि उधार ली। मैं माने लेता हूं जी इसने कोई ₹P उधार लिए होंगे और एक साल के बाद में उसे लौटाने कितने हैं, 3150 रुपये, तो एक वर्ष के बाद लौटाने हैं। और बाकी जो धनराशि बची होगी उस पर ब्याज लगने के बाद में मुझे पता है लास्ट में 4410 रुपये हो गए होंगे और दूसरी किस्त में, या मैं कह सकता हूं कि दूसरे वर्ष के अंत में वह 4410 रुपये वापस कर देगा। हिसाब किताब उसका बराबर हो जाएगा। अरे बात आ रही है समझ में आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार हमने करना है। मुझे बताइए ब्याज की दर कितनी है। आप कहेंगे 5%। 5% की फ्रैक्शन कौन बताएगा। बता दिया आपने कितनी, 1/20। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 20 रुपये पर एक साल की जो ब्याज होगी वो 1 रुपये हो जाएगी। तो कोई धन एक साल में 20 से 21 हो जाएगा। अरे 5% की रेट से यही कह सकते हैं हम कि कोई धन यदि ₹P है तो वह अपने आप का 21/20 गुना हो जाएगा, या फिर कोई धन 20 से 21 हो जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि ये भी तो एक ही साल की बात है। अरे एक साल की बात यह है कि एक साल के बाद किसी व्यक्ति ने 3150 रुपये लौटाए और अगले वर्ष के अंत में उसी व्यक्ति ने 4410 रुपये लौटा के ऋण का भुगतान कर दिया। और ब्याज की दर 5% वार्षिक है। तो पूछा है बताइए कि कितना पैसा धन है, कितना धन उधार लिया गया। अब एक साल में हमने देखा कि लास्ट में हमने 4410 वापस करना पड़ा है धन, जबकि हमें पता है कि ब्याज की दर 5%, 1/20, मतलब धनराशि 20 से 21 हो रही है एक साल में। तो भाई यहां भी तो धनराशि 20 से 21 ही हुई होगी एक साल में। अब हमें पता है कि इस 21 यूनिट की वैल्यू तो 4410 है। क्यों? क्योंकि हमने तो एक साल के अंत में, मतलब दूसरे वर्ष के अंत में जो पैसा वापस दिया है वो 4410 दिया है, जबकि यहाँ देखें तो 21 यूनिट आ रहा है। इसका मतलब 21 यूनिट बराबर है 4410 के। तो फिर एक यूनिट की वैल्यू कितनी रही। आप कहेंगे जी एक यूनिट की वैल्यू कितनी रही, 210 आ गई। भाई 21 21 441 से एक जीरो पीछे आ जाएगी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 210 है तो फिर मुझे बताओ 20 यूनिट की वैल्यू कितनी बैठेगी। आप कहेंगे जी 20 गुणा 210 कर दो, 21 दूनी 42, यहां से तो 4200 रुपये हो जाएंगे। कितनी धनराशि हो गई, 4200। इसका मतलब 4200 रुपये ही तो मुझे एक साल में 5% की ब्याज के साथ में यदि लौटाऊंगा तो 4410 रुपये हो जाएंगे। अब मुझे समझ में आ गया कि पहले साल के अंत में यहां मिश्रधन कितना रहा होगा। तो 4200 रुपये की ब्याज तो ये दे दी और 3150 ये, अगर दोनों को जोड़ते हैं हम तो 0 5 3 और 4 और 3 7। इसका मतलब ये वाला जो धन है वह एक साल के बाद में 7350 रुपये हो गया होगा। मुझे पता है अभी समझ में नहीं आया होगा आपको, दोबारा समझा दूंगा। इसका मतलब ये वाला जो धन है एक साल में 7350 हो गया होगा और 7350 में से मैंने 3150 रुपये का भुगतान कर दिया। तो मेरे पास में बचे कितने होंगे, 4200 रुपये। और 4200 पे ही तो ब्याज लगने के बाद में एक साल में 4410 रुपये हुए होंगे। अरे आ रही है बात समझ में आपको। अगर नहीं भी आई हो तो और बता दूंगा, एक बार पहले फाइनल कर लें। अब ये धन एक साल में 7350 हो गया और मुझे पता है एक साल में तो धनराशि 20 से 21 हो रही है, तो जरूर ये धन भी तो 20 से 21 हुआ होगा। इस 21 यूनिट की वैल्यू ही 7350 है। यदि 21 यूनिट की वैल्यू 7350 है तो एक यूनिट की वैल्यू 21 थी 63, 21 पंजे 105, 350। तो फिर 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 20 गुणा 350, 35 दूनी 70, 7000 रुपये। अरे ये हमारा मूलधन आ गया। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, हो सकता है उन्हें समझ में ना आया हो, तो एक बार फिर से मैं समझाई देता हूं आपको।
देखिए हमारे पास में कोई धन 7,000 रुपये है। यदि हमारे पास में कोई धन 7,000 रुपये है और ब्याज की दर कितनी है 5%। यदि ब्याज की दर 5% है तो मुझे बताओ 7,000 का जब हम 5% निकालेंगे तो 7×5 = 35, 350 ब्याज होगी। तो पहले साल के अंत में जो हमारा मिश्र धन हो जाएगा ब्याज लगने के बाद में मूल और ब्याज दोनों जोड़कर वह कितना बैठा होगा, तो 7,000 मूल 350 ब्याज हो जाएगी। 5% भी निकालें तो 7,350 रुपये। बिल्कुल ठीक है जी, 7,350। तो 7,000 रुपये 7,350 हो जाएंगे एक साल बाद। अब 7,350 में से हमने दे कितना दिया, 3,150 रुपये दे दिए, तो फिर बाकी कितने बचे होंगे, 4,000, सॉरी 4,200। अब 4,200 रुपये पर 5% की ब्याज लगाओगे जरा कितनी बैठेगी, तो 42 पंजे हम करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, 210 रुपये ब्याज बैठेगी। अब मुझे बताओ 4,200 और 210 दोनों मिलाकर कितने होंगे, 4,410। तो 4,410 ही तो हुए हैं और ये 4,410 इसने दूसरे वर्ष के अंत में दे दिए। बस जी क्वेश्चन खत्म। हमसे पूछा था बताइए प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, या मूल राशि कितनी थी जो उसने उधार ली है, तो 7,000 रुपये ये वो धन था। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखेंगे अगला क्वेश्चन आता है 56वां। इसे देखें कि कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान ₹882 हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। देखिए इसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, वो सारी मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि कुछ धन उधार लिया गया है और उसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। 2 किस्तों में हमने पैसा देना है और दोनों ही किस्त एकदम बराबर हैं, इक्वल हैं। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये है, मतलब पहली किस्त भी 882 की है और दूसरी किस्त भी 882 की है, और ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो बताइए कितना धन उधार लिया गया। अमाउंट बताओ, सॉरी प्रिंसिपल बताओ, मूल जो राशि थी वह कितनी थी जो हमने उधार ली। तो क्वेश्चन में क्या है कि दर पे हम लोग काम कर रहे होंगे, 5% की हम देखेंगे कि वार्षिक दर है। अब 5% की फ्रैक्शन अगर हम बनाएंगे तो 5% की फ्रैक्शन तो वही 1/20 हो गई। अगर 1/20 हो गई तो मैं कह सकता हूँ कि कोई धन, एक तरफ तो एक काम करो, एक तरफ तो आप प्रिंसिपल लिख लो, या इतना बड़ा भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, छोटा ही लिख लो। एक तरफ तो आप प्रिंसिपल लिख लो, एक तरफ आप अमाउंट लिख लो। इसका मतलब 1/20 जो फ्रैक्शन बन के आई है, 5% की फ्रैक्शन 1/20, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पहले साल कोई धनराशि 20 से और 21 हो जाएगी। क्लियर है? अब आ जाओ दूसरे वर्ष। यदि दूसरे वर्ष की बात है तो दूसरे साल वही धनराशि 20 का वर्ग कितना, 400, और 400 से 21 का वर्ग कितना, 441 हो जाएगी। यदि और तीसरे साल की बात होती तो फिर 20 का क्यूब कर लेंगे हम, 8,000 से 21 का घन 9,261 हो जाती। लेकिन 2 ही किस्तों में हमने पैसा पटाना है तो ज़्यादा आगे बढ़ने की हमने आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात जो यहाँ काम की है वो ये है कि यदि प्रत्येक किस्त का मान जो है वो 882 रुपये है, मतलब समान किस्त है, हमारी ऊपर भी लिखा हुआ है कि समान किस्तों में हमने पैसा पटाना है, समान किस्तों में हमने पैसा पटाना है। सॉरी वो मैंने ऊपर गलत लिख दिया यार, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ये अमाउंट नहीं था, यहाँ लिखना है हमने इंस्टॉलमेंट, किस्त देनी है, ध्यान नहीं रहा मुझे भी, सॉरी इसके लिए। एक तरफ लिख लेंगे हम प्रिंसिपल और एक तरफ लिख लेंगे हम इंस्टॉलमेंट, मतलब हमारी जो किस्त हमने देनी है। अब समान किस्तें हमारी यदि हम देखें तो पहली किस्त हमारी 21 यूनिट की है और दूसरी किस्त हमारी 441 यूनिट की है, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों जो किस्त हैं और वो समान है। यदि दोनों किस्त समान है तो इसको हम समान किए लेते हैं। कैसे? कि यहाँ हम 21 से गुणा लगाए देते हैं। यदि यहाँ 21 से गुणा लगाओगे तो इसके सामने भी हमने 21 से ही गुणा लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पूरी समीकरण को गुणा लगानी पड़ेगी ना भैया। अब आगे क्या है कहानी, हमसे पूछा है कि यदि प्रत्येक किस्त 882 की हो तो बताइए कितना धन उधार लिया गया। जबकि मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो ये किस्त कितने की है, 441 यूनिट की, और ये वाली किस्त कितने की है, 21 गुणा 21, 441 यूनिट की। तो किस्त तो यहाँ समान आ रही है ना, कितने की, 441 यूनिट की। जबकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 441 नहीं, प्रत्येक किस्त है 882 रुपए की। तो आप मुझे बताओ कितने गुना हो रहा है। आप कहेंगे जी ये तो 2 गुना हो रहा है। भाई 441 दूनी 882 हो जाएगा। अब पूछा है तो बताओ कितना पैसा उधार लिया गया था। तो भैया उधार तो ये वाला धन लिया गया था, कौन सा, 21 दूनी, आप देखेंगे 21 दूनी 42, 420 रुपए तो ये रहे, 420 यूनिट तो ये है और 400 यूनिट ये है। टोटल हम जोड़ेंगे तो ये तो 820 यूनिट आ रहा है। अब यदि 441 यूनिट बराबर है 882 के, तो 1 यूनिट बराबर 2 के, तो फिर 820 यूनिट बराबर कितने के, इसका दुगना करेंगे तो 1640 रुपये ये वो धन था जो हमने उधार लिया। अरे आया समझ में आप लोगों को? अब आगे चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखें।
अब की बार प्रश्न में क्या है कि 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान हमें बताना है कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे जी, प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप ना परसेंटेज पे आ जाओ कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी दे रखी है। आप कहेंगे 10% दे रखी है। इसकी फ्रैक्शन यदि हम बनाएं तो कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे जी इसकी फ्रैक्शन तो 1/10 हो जाएगी। अब वही एक तरफ प्रिंसिपल लिख लो, एक तरफ इंस्टॉलमेंट लिख लो। एक तरफ मूल हो गया और जो हमने किस्त पटाई है वो। अब 10% की फ्रैक्शन हमने बनाई 1/10। इसका मतलब कोई धन पहले साल 10 से कितना हो जाएगा? 11। दूसरे साल वही धन 10 का वर्ग 100 से 121 हो जाएगा। तीसरे साल वही धन 10 का क्यूब 1000 से 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा। अरे उम्मीद है समझ में आया होगा यहाँ तक आपने। अब हमसे कहा गया है कि जो किस्त हैं वो इक्वल हैं। भाई बराबर किस्त हैं, ये लिखा हुआ भी होगा, ना भी लिखा हुआ हो तो भी हमने बराबर ही मान के चलना है। देखो लिखा हुआ है 66,200 का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। लिखा होगा, वैसे तो ऐसा नहीं कि ना लिख के दे, क्योंकि बराबर इक्वल लिख के देगा तभी तो हमने इक्वल इक्वल करना होगा। तो 3 बराबर वार्षिक किस्तों में हमने ये चुकाना है। जबकि हम ध्यान दें तो ये हमारी मूल राशि है और ये हमारी किस्त है। अब किस्त यहाँ तो बराबर नहीं है और क्वेश्चन में कहा गया है बराबर किस्तों में चुकाना है। तो एक काम करो, इन किस्तों को बराबर कर लो। कैसे कि 121 को 11 से गुणा लगाएंगे तो 1331 हो जाएगा, और 11 को यदि 121 से गुणा लगाएं तो ये भी 1331 हो जाएगा। 121 की गुणा यहाँ लगाई है तो भाई 121 की गुणा यहाँ लगानी पड़ेगी। 11 से गुणा यहाँ की है तो 11 से गुणा यहाँ करनी पड़ेगी। अब हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है कि जो धनराशि उधार ली है, जो ऋण राशि उधार ली है वह 66,200 है। तो एक बार देख तो लें ऋण राशि है कितनी जो उधार ली गई है। अगर ऋण राशि की बात करें तो आप देखेंगे 121 की 10 से गुणा लगाओगे तो 1210 रुपये तो ये हो गए, या 1210 यूनिट मान लो। 11 की 100 में गुणा लगाओगे तो 1100 यूनिट ये हो गया। 1000 यूनिट हमारे पास में ये है। यदि इनको ऐड करते हैं तो ये कितना आ रहा है भैया? यहाँ से ये तो 3310 यूनिट आ रहा है। जबकि हमें समझ में आ रहा है कि इस 3310 यूनिट की जो वैल्यू है, भाई यहाँ से टोटल कितना आ रहा है? 3310 यूनिट आ रहा है ना, ये टोटल जो आ रहा है हमारे पास में जो धनराशि आ रही है 3310 यूनिट पे ही तो किस्त इतने की बनी है। जबकि अगर टोटल की बात करें तो कुल धनराशि तो हमारे पास में 66,200 है। इसका मतलब इस 3310 यूनिट की वैल्यू ही जो है वह 66,200 है। तो फिर मुझे बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? आप कहेंगे जी एक यूनिट की वैल्यू तो 20 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू, अरे 20 गुना हो रहा है ना। आप देखेंगे 2 जीरो पीछे आ गई, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे कह रहा है प्रत्येक किस्त बताओ कितने की है। तो भाई प्रत्येक किस्त तो 1331 यूनिट की है। ये भी 1331, ये भी 1331, ये भी 1331। अब 1331 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब एक यूनिट बराबर है 20 के तो 1331 यूनिट बराबर होगा 0। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो 26,620 रुपये ये रहा प्रत्येक किस्त का मान। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ पाया? तो ये एकदम आसान तरीका है भाई। अच्छा, इसी में थोड़ा और बदल के क्वेश्चन आएगा, उसके विषय में भी हम बात करेंगे आगे। मैंने सारे प्रकार के क्वेश्चन ले लिए हैं, जितने भी हो सकते हैं, जो भी टाइप्स यहाँ से बनते हो किस्त वाले, वो सारे ही मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन आता है हमारा प्रश्न संख्या 58 कि एक व्यक्ति 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे बराबर बराबर कितनी किस्तें देनी पड़ेंगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए? कितनी का मतलब यहाँ ये है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे बराबर बराबर कितने रुपए की किस्त देनी पड़ेंगी कि 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए। तो 2 वर्ष का मतलब 2 किस्तों में उसके ऋण का भुगतान करना है हमने। अब देखे लेते हैं जी कैसे करेंगे। अब हमें पता है जी कि एक तरफ हम प्रिंसिपल लिखे लेते हैं, एक तरफ हम इंस्टॉलमेंट लिखे लेते हैं। अब ब्याज की जो दर है वो है 10%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो कोई धन पहली साल 10 से 11 हो जाएगा। अगले साल वही धन 100 से 21 हो जाएगा। किस्त तो बराबर करनी पड़ेंगी, 11 की गुणा यहाँ लगानी पड़ेगी, 11 की गुणा यहाँ लगानी पड़ेगी। बात आ रही है समझ में यहाँ तक आपको? अब हम ये देखो कि दे क्या रखा है, इंस्टॉलमेंट दे रखी है या ऋण राशि दे रखी है। आप कहेंगे जी ऋण राशि दे रखी है 21,000। तो पहले ये देखो कि ये ऋण है कितना यहाँ पर जो हमने इस प्रकार से किस्तों में पटाया है।
आप देखेंगे 100 यूनिट तो ये रहा और 11 धाम 110 ये रहा। टोटल अगर हम देखें तो भाई ये तो 210 यूनिट की ऋण राशि है, जबकि वास्तव में यदि हम देखें तो ये राशि कितनी थी, 21,000 रुपए की थी। तो आप मुझे बताओ कितने गुना पर है। आप कहेंगे जी ये तो 100 गुना हो रहा है। यदि ये 100 गुना है तो हमसे पूछा है बताओ प्रत्येक किस्त कितने की है, तो भाई 11 11 ये भी 121 ये भी 121 बराबर तो है किस्तें, बराबर हमने करनी पड़ी हैं क्योंकि इक्वल किस्तों में हमने पैसा पटाना था। अब 121 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है, बताओ कितनी होगी। तो भाई 121 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी होगी। हमें पता है जी एक यूनिट की वैल्यू 100 गुना है, तो 121 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगी, 12,100 के। तो प्रत्येक किस्त 12,100 रुपये की बनेगी। 12,100 रुपये की पहली और 12,100 रुपये की किस्त होगी हमारी दूसरी। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि अब तो आपको पता है कि एनटीपीसी की भी डेट डिक्लेयर कर दी है बोर्ड ने, रेलवे बोर्ड ने, कि 15 दिसंबर से परीक्षाएं हैं। और दिल्ली पुलिस की भी लास्ट डेट देखो आ गई। बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी वंचित रह गए जिनकी फॉर्म नहीं भरा गया या फीस कटने में दिक्कतें आई। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि शुरू में ही जब फॉर्म ऑनलाइन हुए थे तभी 1-2 दिन बाद ही आपने फॉर्म अपना फिल कर देना चाहिए था। अब तैयारी में लग जाओ एकदम। परीक्षा की डेट आपको पता ही है, नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के स्टार्टिंग में ही परीक्षाएं आपकी हो जानी हैं। क्यों? क्योंकि अभी माहौल धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया है। और बाकी रेलवे की तैयारी में भी जुट जाएं भैया। एनटीपीसी की डेट आपको पता है 15 दिसंबर से, उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी देखो आगे पता चलता है कि वास्तव में ही हो जाएगा या फिर ये भी एक बस कहने मात्र की बात थी। वैसे जब डेट आई है तो हो ही जाएगा भाई। दिसंबर में नहीं होगा तो और 1-2 दिन आगे पीछे, बाकी होना तो है ही भाई। 15 दिसंबर से नहीं तो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिछला वाला तो हो गया ना हमारा, कहीं पता चला कि एक क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ जी हो गया बातों बातों में। 59वां देखें कि कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति मतलब प्रत्येक 17,640 की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। तो उधार ली गई राशि बताओ कितनी है। मेरे हिसाब से अब आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे भाई। ब्याज की दर कितनी है, 5% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/20 कितनी आई ब्याज की दर, 5% की फ्रैक्शन 1/20। इसका मतलब प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट। अब हम कह सकते हैं जी पहले साल कोई धन 20 से 21 हो जाएगा, अगले साल वही धन 400 से 441 हो जाएगा। 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, बस इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, वरना हम वही 8,000 और 9,261 भी यहां पर लिख लेते। अब हमें पता है जी किस्त इक्वल की बात चल रही है तो बराबर कर लो, इसको 21 से गुणा लगाओ, इसके सामने भी 21 से गुणा करो, पूरी समीकरण को गुणा तो लगानी पड़ेगी। अब देखो दे क्या रखा है हमें, अब की बार हमें धन नहीं दे रखा, अब की बार हमें मूलधन नहीं दे रखा कि धनराशि कितनी उधार ली है। अब की बार हमें प्रत्येक किस्त पता चल गई कि प्रत्येक जो किस्त है वो 17,640 की है। तो बताओ उधार ली गई राशि कितनी है भाई। प्रत्येक किस्त तो 441 यूनिट की है यहाँ, और 441 यूनिट की वैल्यू ही बराबर है कितने के, 17,640 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 1 17। भाई ये तो 40 गुना हो रहा है। यदि ये 40 गुना है तो मूल भी तो 40 गुना हो जाएगी। अब मूल देखो कितनी है, 400 यूनिट ये है और 21 दूनी 42, 420 ये, दोनों को जोड़ोगे तो 820 यूनिट आ रहा है। जब एक यूनिट 40 गुना पे जा रहा है तो 820 यूनिट कितने पे जाएगा, 820 गुणा 40, 2 जीरो तो पीछे आ गई, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो 32,800 रुपये ये हमारा उत्तर हुआ, विकल्प नंबर ए। अरे आवाज़ ठीक ठाक पहुंच पा रही है आप लोगों तक, कुछ आ रहा है समझ में? बाकी तो आप सब जानते ही हो भैया, होशियार हो तुम लोग। फिर भी भैया कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो आपसे नहीं आते हों, उन्हें देखते चलो आगे। इसी में ना, इसी टाइप में और भी क्वेश्चन रह गए अभी थोड़े से अलग। फिलहाल में बीच में ये क्वेश्चन आगे ऐसे समझाते हैं कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 180,
तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 129 है। बताना है ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। बहुत बढ़िया भैया। देखिए साधारण ब्याज कितने साल का दे रखा है। आप कहेंगे जी साधारण ब्याज दिया हुआ है 3 साल का, और हमें पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलता है। यदि पहले साल साधारण ब्याज 10 रुपये है तो अगले साल भी 10, अगले साल भी 10, आगे भी 10, जब तक हमें समय दिया हुआ है तब तक के लिए हर वर्ष 10 ही 10 होगा। जैसे कि यहाँ 3 साल का साधारण ब्याज 180 है, तो मैं कह सकता हूँ कि पहली साल का जो साधारण ब्याज रहा होगा 60 रुपये, अगली साल का 60 रुपये, अगली साल का 60 रुपये रहा होगा। 6×3=18 हो गया ना 180। इस तीसरे वाले से हमें मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमें 2 वर्ष का दिया हुआ है, और होगा भी परीक्षा में या क्वेश्चन में 2 वर्ष का ही। और 2 साल का जो CI हमें दिया हुआ है वो 129 रुपये है। अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है, जबकि मुझे पता है कि पहली साल साधारण ब्याज 60, दूसरी साल 60, अब चक्रवृद्धि है 129, तो 60 और 60 120, तो ये हो गया। बचा कितना? 9 रुपये। तो इसका मतलब ये 9 रुपये ब्याज यहाँ आ गया। अरे आप देखेंगे 60 और 60 120 रुपये तो हो गया 2 साल का साधारण ब्याज। अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 129 रुपये, तो 60 और 60 120 तो साधारण, और इस 60 रुपये पर भी 1 साल की ब्याज 9 रुपये लग गई होगी, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 129 रुपये बना है। बस क्वेश्चन समाप्त हो गया। ब्याज की वार्षिक दर हमसे पूछी है कितनी है, तो यहाँ साधारण ब्याज का भी फॉर्मूला लगा सकते हो या डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो। कैसे? कि 9 रुपये ब्याज मिली है कितने पे? 60 पे, गुणा कितना? 100। वैसे तो साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला है ये। कौन सा वाला? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और गुणा समय। समय कितना है? 1 साल का। अच्छा मूल 60 क्यों आई? क्यों? क्योंकि 60 पे ब्याज लगी है 9 रुपये। यहाँ से डिवाइड कर रहे होंगे हम, तो 20×3 60 हो गए, और 20×5 100 हो गया, और 3×3 9 हो गया, और 5×3 15%। ये रही हमारी ब्याज की वार्षिक दर। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो इस चीज़ से हमें डरना नहीं है कि 3 साल का साधारण ब्याज है, चाहे 6 का भी होता तो साधारण ब्याज तो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। भाई जैसे 180 रुपये ब्याज था 3 साल का, तो 1 साल का कितना होगा? 3 से इसे डिवाइड कर दो, 3×6=18, 60 रुपये ये ब्याज हो गया हमारा। इसके बाद में आगे चलते हैं जी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आया हमारा अगला, कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 160 तथा चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 170 हो, तो हमें बताना है ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। भाई 2 साल का साधारण कितना है? 160, तो 1 साल का साधारण कितना रहा होगा? 80, दूसरे साल का 80, तो 80 और 80 160 तो ये हो गया। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज है 170, तो 10 रुपये ब्याज, और देखो 8 और 8 16 और 1 17। अब हमें समझ में आ गया ये 10 रुपये ब्याज कहाँ से आई। अगले साल इस 80 रुपये पर 1 साल की ब्याज और लगी होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगती है। रेट हमसे पूछा है, बताओ कितनी है, तो भाई 10 रुपये ब्याज लग गई 80 पे, और गुणा कितनी? 100% में कन्वर्ट किया इसको, 0 से 0, 1/8 की हमने परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो 12.5%। ये हमारा आंसर हो गया। अब डिवाइड कर सकते हो, 4 से काटो 2 बार, 4 से डिवाइड किया 25 बार, 25 को भी 2 से डिवाइड करेंगे 12.5%। ये हमारा उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे जी, एक और क्वेश्चन अगला। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ेंगे, और 62वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है कि रुपये 31,250 की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है। बहुत बढ़िया भैया। कितने लाख विद्यार्थी ऐसे होंगे खेल जाएंगे क्वेश्चन पर, हो ही नहीं पाएगा उनसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहली बार देख लिया क्वेश्चन की जी ब्याज को 8 महीने के आधार पर संयोजित किया जाता है। भाई बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं बेचारे, चलो रट लेते हैं क्वेश्चन को कि 3 महीने की अगर पूछेगा तो इस प्रकार से, तिमाही का पूछे तो ऐसे लगा देंगे, छमाही का पूछे तो ऐसे लगा देंगे, वार्षिक पूछ रहा है तो सीधे सीधे चल ही रहा है हमारा ब्याज। लेकिन अब उसने पूछ लिया कि यदि ब्याज 8 महीने के आधार पे संयोजित किया जाए। अब वो सोचेंगे यार अब 8 महीने का कैसे बनाएं इसको, तो चलो 8 महीने में कैसे कन्वर्ट करेंगे या कैसे निकालेंगे 8 महीने के आधार पे। ध्यान दो, प्रिंसिपल तो आपको पता ही है कि 31,250 रुपये है। एक बात बताओ, ये जो ब्याज की दर है ये कैसी है? आप कहेंगे ये तो 12% है। कैसी 12%? प्रति वर्ष वार्षिक, साल की 12% है। मुझे बताओ साल में कितने महीने होते हैं? आप कहेंगे जी 1 साल में तो 12 महीने होते हैं।
और 12 महीने की ब्याज की दर 12% है, तो इसका मतलब 1 महीने की ब्याज की दर 1% हो गई। अरे 2 महीने की 2%, 3 महीने की 3%, 4 महीने की 4%। बात आ रही है समझ में आपको? यदि छमाही की मैं कहता छमाही ब्याज दर बताओ कितनी है, तो आधी ना कर देते इसको 6%। तो 12% जो है वो 12 महीने की है, तो 1 महीने की 1%, और 8 महीने की जो ब्याज की दर हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? 8%। कितनी भाई? 8% हो जाएगी 8 महीने की ब्याज दर। अब मुझे बताओ टाइम कितना है। यदि बात करें हम टाइम की, तो भाई टाइम और देखे लेते हैं। 2 साल का ब्याज हमें बताना है। कहाँ है भाई? हाँ बिल्कुल ठीक है, 2 साल का ब्याज हमसे पूछा है। 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा? अब ब्याज कैसे देना है? आप कहेंगे जी ब्याज तो 8 महीने का देना है, हमने हर 8वें महीने पे ब्याज देना है। अब 2 साल में कितनी बार ब्याज दोगे? तो भाई 2 साल का मतलब हो गया 24 महीने। अब 8 महीने पर ब्याज दे रहे हो, तो 24 महीने में कितनी बार दोगे? 8 तिया 24, 3 बार हमने ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज कितना देना पड़ेगा? 3 बार। तो आप कह सकते हैं जी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमने यहाँ निकालना है। या 8-8 महीने अगर हम देखते हैं तो 3 हमारी साइकिल 8-8 महीने की बन पा रही हैं। बस जी क्वेश्चन समाप्त होता है। मूलधन कितना है? आप कहेंगे जी 31,250 रुपये हमारा प्रिंसिपल है। लिख लो इसे भी या मत लिखो, ये तो सामने लिखा हुआ ही है। 8% की फ्रैक्शन बना लो, कितनी बनी? आप कहेंगे जी 8% की फ्रैक्शन तो 2/25 हो गई। या तो किसी धनराशि का 8% निकाल लो, या उसका 2/25वां भाग निकालो, बात एक ही है। ब्याज कितनी साल का बताना है? आप कहेंगे 8-8 महीने के 3 टर्म हमारे आए, तो 3 ही साल हम कह सकते हैं यार, इसको इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने बताना है कि 3 साल का ब्याज कितना होगा। तो फार्मूला याद है ना, 3:1, बड़ा आसान है जी, हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। तो 31,250 का जब हम 2/25 निकालेंगे, तो 25 से डिवाइड करूंगा मैं इसको, तो 25 से कम 25, 1250 बार ये डिवाइड हो गया। और 1250 दूनी भी जब हम करेंगे तो कितना हो गया जी? 2500। अब 2500 का फिर से हम 2/25 निकालेंगे, तो 100 और 100 दूनी कितना हो जाएगा? 200। अरे 2 की गुणा भी करनी है, ऊपर बात आ रही है समझ में आपको? ऐसे निकालना है, कहीं समझ में ही नहीं आया हो कि ये 2 कहाँ से आ रहा है बार बार। 2/25 निकालना है, तो 25 से डिवाइड करोगे इसको तो 100 बार, और 100 दूनी 200 हो जाएगा, है ना? तो सभी को समझ में आना चाहिए। अब 200 का 2/25 निकालेंगे, तो 25 अट्ठे 200 और 8 दूनी 16। बस इसको जोड़ दो, आंसर आ गया। तो 25 ची 7500 रुपये तो एक हो गए, और 200 तिया 600 रुपये एक हो गए, और 16 एकम 16 रुपये एक हो गए। तो यहाँ से यदि हम देखें तो 6 5 11, 7 और 1 8, और 1 और 1 6, 8116 रुपये होने चाहिए। और विकल्प नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अरे जल्दी बताओ, आ गया ना समझ में? और चलते हैं जी आगे, और कैसा क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न देखें, इसके बाद में 63वां क्वेश्चन आता है कि किसी ऋण को 44,100 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। भाई 44,100 की पहली किस्त देनी है, 44,100 की दूसरी किस्त देनी है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है, तो भुगतान किया गया कुल ब्याज बताओ कितना है। देखिए अब की बार क्या पूछा है, ना तो अब की बार हमसे किस्त पूछी कि प्रत्येक किस्त बताओ कितने की है, वो तो दे रखी है। ना ही अब की बार हमसे धनराशि पूछी कि ऋण राशि बताओ कितनी है, कितना पैसा उधार लिया। अब की बार पूछा है केवल ब्याज, ब्याज बता दो, ब्याज कितना देना पड़ेगा। तो विद्यार्थी कई बार वही धनराशि निकालता रहेगा और वो सोचेगा जी ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, गलत हो गया। तो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए प्रश्न की पूछा क्या है। अब की बार हमसे ब्याज पूछा है, केवल ब्याज बताओ, ब्याज कितना बनेगा। तो चलो ब्याज बताते हैं। भाई रेट कितनी है? 5%। फ्रैक्शन 1/20, इसका मतलब पहले साल कोई धन 20 से 21 2 बार 2 किस्तों में चुकाना है। अगले साल वही धन 400 से कितना? 441। किस्त बराबर कर लो। कैसे बराबर होगी? यहाँ भी किसकी गुणा और यहाँ भी किसकी गुणा। क्लियर है भाई? अब किस्त तो बराबर हो गई, और हमें पता है प्रत्येक किस्त कितने की है? 44,100 की, जबकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक किस्त तो 441 यूनिट की है। इसका मतलब 441 यूनिट बराबर है कितने के? 44,100 के। तो भाई 1 यूनिट बराबर कितने के? आप कहेंगे जी 1 यूनिट की वैल्यू तो यहाँ पर 100 आ रही है। 1 यूनिट कितने के बराबर आ रहा है? 100 के। अब बताना क्या है हमें? हमें केवल ब्याज बतानी है। ब्याज बताओ, ब्याज कितनी बनी। तो केवल इंटरेस्ट हमने बताना है, ब्याज कितना बना। अब ब्याज देखे लेते हैं। ब्याज अब या तो आप 2 तरीके से ब्याज निकाल सकते हो। कैसे ब्याज निकालोगे? कि इन दोनों को आपस में जोड़ लो, इन दोनों को आपस में जोड़ लो, और फिर इस वाले धन में से इस वाले धन को घटा दो। मतलब इतनी राशि पर हमने इतनी चुकाई है, तो
टोटल अब पता चल जाएगा ब्याज कितना बना। देखिए दो तरीके करने के, कैसे करेंगे, 21 दूनी 42, एक तो ये आ गया 420 और एक हो गया ये 400, दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये 820 रुपये तो हमारा प्रिंसिपल था। अब किस्तों में हमने पैसा कितना दे दिया, 441 दूनी कितना हो गया 882। अब 882 पैसा दे दिया जबकि पैसा था 820 रुपये, तो ब्याज कितनी दी, आप कहेंगे जी यहाँ से जो ब्याज बन गई हमारी 62 रुपये ब्याज बन गई। 62 की वैल्यू निकालनी है तो 62 गुणा 100 बराबर 6200 रुपये हो जाएगा। एक तरीका तो ये था, लेकिन दूसरा जो तरीका है वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा तरीका ये है कि पहला वाला जो हमारे पास में देखेंगे धन है, ये वाली जो पहली वाली किस्त है ये कितने पर कितनी दी है, आप कहेंगे 21 दूनी 42, 420 रुपये पर 441 की किस्त बनी है। अगर 420 पर 441 की किस्त बनी है तो मुझे बताओ पहली साल का जो ब्याज हो गया, पहली किस्त पे जो ब्याज हो गया वह कितना हो गया, आप कहेंगे 21 यूनिट तो ब्याज यहाँ आ गया। अब दूसरी 400 पर 441 की किस्त बन गई हमारी, तो ब्याज कितना आ गया, आप कहेंगे 41 यूनिट का ब्याज आ गया। टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो 62 यूनिट ब्याज आ रहा है, जबकि एक यूनिट 100 के बराबर है, तो 62 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 6200 के, ये आंसर हो गया हमारा। तो कुल जो ब्याज के रूप में हमने पैसा दे दिया वह 6200 रुपये था। आगे चलते हैं जी। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 64 है ये। इसमें भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ अलग है कि ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 रुपये की दो एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष थी तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया। बिल्कुल बताएंगे जी, इसमें भी वही है, केवल ब्याज ब्याज हमें बताना है कि कितने रुपए ब्याज के हमने दे दिए, लेकिन थोड़ा सा और अलग है। थोड़ा सा अलग ऐसे है कि दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाना है। भाई साल की किस्तों में नहीं लौटाना, पैसा जो देना है वो अर्धवार्षिक 6-6 महीने की हमने किस्तों में लौटाना है और दो किस्तों में हमने वो पैसा जो है वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज की दर जो है वो 8% है तो हमसे पूछा है ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया। देखिए दो किस्तों में हमने वो पैसा लौटाया, लिखा हुआ है साफ साफ, पहले तो आप अच्छे से ना इन चीज़ों को देख लिया करो। 6760 रुपये की दो किस्त हमने दी हैं, पहली 6760 की, दूसरी 6760 की हमने दी है और अर्धवार्षिक किस्त दी हैं, जबकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वह कैसा है, पर एनम है, 8% प्रति वर्ष का है। यदि 8% साल का है तो मुझे एक बात बताओ, यदि अर्धवार्षिक की निकालें, छमाही का निकालें तो कितनी रह जाएगी, आप कहेंगे 4%। 4% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 1/25 हो जाएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि कोई धन कहाँ गया जी, 4% की फ्रैक्शन 1/25, इसका मतलब 25 से कितना हो जाएगा 26, या फिर हम कह सकते हैं कि 25 पर 1 रुपये ब्याज लग के 26 हो जाएगा, किस्त 26 की चली जाएगी। किस्त बराबर है वो बात की बात है। अगले साल वही धन हम बात करें या अगली छमाही पर बात करें तो 625 से 676 हो जाएगा। किस्त बराबर है तो बराबर कर लो, इसको 26 से गुणा लगा दो, इसके सामने 26 से गुणा लगा दो। बात आ गई समझ में। अब 26 26 676 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत से विद्यार्थी तो क्या काम करते हैं कि इसको फिर अगली लाइन में और यहाँ लिखेंगे कि 676 और ये है और वो है, तो इसको इतना तो हम समझ सकते हैं कि 26 गुणा 26 ही 676 हो जाएगा, तो किस्त बराबर है। पूछा बताओ ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया, तो चलो ब्याज के रूप में बताते हैं कितनी राशि का भुगतान किया। पहले मुझे बताओ कि प्रत्येक किस्त कितने की है, 26 26 676 676, जबकि हम देखें हमारे हिसाब से तो 676 यूनिट की आ रही है ना। जबकि हम किताब की बात सुने तो किताब में या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6760 रुपये की किस्त बनी है। कितने की किस्त रही, 6760 की। ये हाल ही में पिछले वर्ष के क्वेश्चन है, अभी आए हुए परीक्षाओं में, ये CGL का, CGL मेंस एग्जाम का, ठीक है, 2019 CGL मेंस का। तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रत्येक किस्त हमारी 676 की, जबकि किताब के या क्वेश्चन के अनुसार हम देखें, अकॉर्डिंग देखें तो 6760 की, तो एक यूनिट बराबर 10 के आ रहा है। बस इतना ही यहाँ से निकालना था। जब एक यूनिट बराबर है 10 के, अब हमें बताना है कि इंटरेस्ट बताना है, केवल इंटरेस्ट कितना बना। अब देखे लेते हैं ये चक्रवर्ती ब्याज जो यहाँ बन गया है, CI लिख लो कि चक्रवर्ती ब्याज जो हमने दिया है वह कितना दिया है। अब आप देखेंगे 26 गुणा 25 बराबर हम देखें तो 650 हो रहा है। अब 650 पे किस्त चली गई 676 की, भाई 26 गुणा 50 650 होता है। अब 650 पे किस्त चली गई 676 की, तो इंटरेस्ट कितना बन गया, आप कहेंगे जी 26 यूनिट का इंटरेस्ट, तो यहां से आ गया
625 पे किस्त चली गई 676 की, यहाँ से इंटरेस्ट कितना आया, तो 6 में से 5 को घटाया 1, 7 में से 2 को घटाया 5, दोनों को यदि हम जोड़ें तो यहाँ से तो भैया 77 यूनिट का ब्याज आ रहा है। कितना? 77 यूनिट। तो ये 77 यूनिट बराबर कितने के होगा? जब एक यूनिट बराबर है 10 के तो 77 यूनिट बराबर होगा 770 के। यदि कुल हम इंटरेस्ट की बात करें तो भैया 770 रुपये के ब्याज हमने यहाँ देना पड़ा था। क्लियर है? बात आई समझ में? यदि कुल राशि हमसे पूछी होती कि बताओ कितने धन पे था, तो भाई करना क्या था, 625 ये है, 650 ये है, दोनों को हम जोड़ देते, है ना, तो 1275 आ जाता। 1275 का भी जब हम 10 गुना कर रहे होते, बस पीछे एक जीरो चिपकानी थी, 1275 में आंसर आ जाता, 12750 आ जाता। तो उम्मीद करता हूँ ऐसी जो क्वेश्चन है वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, बढ़िया से। अब कोई क्वेश्चन बचेगा तो नहीं किसी भी प्रकार का, यदि किस्त से आता है या कोई और आता है, हैं? और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा बीच बीच में, यदि मुझे चक्रवर्ती ब्याज से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। वैसे तो बहुत हैं, यदि मैं कराने लगूँ तो हो सकता है एक महीना पूरा ही चला जाए और चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन ही समाप्त ना हो पाए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की कोई लिमिट थोड़ी है यार, कितने ढेरों क्वेश्चन है आज तक परीक्षाओं में। जमाना बीत गया, एक ज़माना बीत गया, कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होते होते अब कितने क्वेश्चन हैं यार, सारे कराने लगे तो कहाँ तक होंगे। बस आपने टाइप समझने हैं, एक बार टाइप हमारे समझ में आ गया तो फिर कैसा भी क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का, हम उस क्वेश्चन को कर लेंगे। और इसी के साथ में विदा लेते हैं आज की आपकी क्लास से। बाकी अंत में एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, भैया वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दिया करें, शेयर जरूर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद में जल्दी मिलते हैं आपके साथ में दूसरी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।